ये कहानी सोना गांव के जादुई कुम्हार की है जो अपने अनोखे काम के लिए मशहूर है। ये जादुई कुम्हार मिट्टी से बर्तन नहीं, रिश्तेदार बनाता है। मतलब मिट्टी की मूर्तियों को अलग अलग रिश्तों के नाम देकर बेचता है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटा, दादा दादी। परिवार का हर रिश्ता जादुई कुम्हार के पास मिलता है। इसलिए कुम्हार के घर पर रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। लो भाई, ये रही तुम्हारी माता जी। कुम्हार काका, ये तो अभी बेजान मूर्ति है, फिर मेरी माता कैसे हुई? अरे भाई, मैंने इस मूर्ति को मंत्रित कर दिया है। ये मूर्ति घर पहुंचते ही जीवित हो जाएगी और तुम्हारी माता बन जाएगी। सचमुच ऐसा ही होगा ना? मुझ पर विश्वास रखो, ये मूर्ति तुम्हारी माता ही है। काका, ये आपकी मूर्ति के पैसे। कुम्हार जी, मेरी सासू माँ की मूर्ति तैयार हो गई? हाँ बहन, तुम्हारी सासू माँ भी तैयार है। बहन, तुमने अपनी सास की जो फोटो दी थी, मैंने मूर्ति बिल्कुल वैसी ही बनाई है। हाँ कुम्हार जी, ये मूर्ति मेरी सासू माँ जैसी ही है। घर पहुंचकर ये जीवित हो जाएंगी ना? हाँ। धन्यवाद कुम्हार जी, मेरे पति अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं अपने बेटे की मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। बेटे की मूर्ति? हाँ, पिछले साल उसकी मौत हो गई थी। मेरी पत्नी अभी तक उसको भूली नहीं है। अपने बेटे की याद में पागल हो गई है। आप अपने बेटे की फोटो लेकर आए हैं? हाँ, ये रही मेरे बेटे की फोटो। मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा ना? सुमन, किस्मत ने तो हमें पहले ही निराश कर दिया था। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, हमें औलाद का सुख नहीं मिल सकता। डॉक्टर भगवान तो नहीं होता और किस्मत कब बदल जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हारी ममता के दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई जानना भी जरूरी है। तो आपकी बात मान लूं कि अब हम माँ बाप नहीं बन सकते? हाँ सुमन, यही सच पत्थर की लकीर है। तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। दूसरा रास्ता मतलब किसी का बच्चा गोद ले ले? नहीं। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? वो जादुई कुम्हार। क्या? हाँ, अपने गांव का जादुई कुम्हार लोगों को रिश्ते बेच रहा है। मैंने भी सुना है, रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है उसके घर। तो हम भी एक रिश्ता खरीद लेते हैं। मेरा मतलब एक बेटा। सुमन, तुमने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। हम कल ही उस जादुई कुम्हार के पास चलेंगे। इसका मतलब मैं माँ बनूंगी? नहीं, मैं माँ नहीं बनूंगी। मोना, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों जिद कर रही हो? जिद तो आप कर रहे हैं। मुझे इतनी जल्दी माँ नहीं बनना है। लेकिन क्यों नहीं बनना? अभी मेरी उम्र ही क्या है और मैं अपना रूप रंग बिगाड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुझे संतान चाहिए। अब तुम फैसला करो, क्या करना है? इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है। क्या सलूशन है? जादुई कुम्हार। जादुई कुम्हार? हाँ, मेरा आइडिया अच्छा है ना? नजमा, तुम्हारी 5 बेटियां हो गई हैं, अब और नहीं चलेगा। माँ जी, बेटी को बेटा बनाना मेरे बस में नहीं है। जो नसीब में है वही मिल रहा है, और बेटी होने में क्या बुराई है? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं, बेटा चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकती तो मुझे दूसरा इंतजाम करना होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती हैं? तो इसमें गलत क्या है? मुझे बेटा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। तो जादुई कुम्हार से ले लीजिए, वो तो पूरे गांव को रिश्ते बांट रहा है। जब तुमसे बेटा नहीं मिलेगा तो मुझे उस जादुई कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा। मैं उसी से अपने बेटे के लिए वारिस मांगूंगी। भाई, जादुई कुम्हार ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भैया, आज सोना गांव के हर घर में जादुई कुम्हार का जादू दिखाई दे रहा है। मैं भी जादुई कुम्हार से अपनी दादी की मूर्ति लेकर आया हूँ। अब मुझे दादी की कमी महसूस नहीं होती। हमारे गांव के सब लोग अब अमर हो गए हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियां घरों में आ जाती हैं और वो जीवित होकर हमारे साथ रहने लगती हैं। अब किसी भी औरत को अपने बांझ होने पर दुख नहीं होता, किसी के मरने का दुख भी नहीं होता। जो लोग झगड़ कर घर में चले गए हैं, अब तो उनकी भी कमी महसूस नहीं होती। अरे ये तो सब ठीक है, पड़ोस के गांव की एक औरत अपने पति की मूर्ति बनवा कर ले गई है। क्यों? क्या उसका पति मर गया है?
नहीं, उसका तलाक हो गया है। इन जादुई रिश्तों ने एक बार फिर से परिवार को हरा भरा कर दिया है। हाँ भैया, इसके लिए हम जादुई कुमार के आभारी हैं। जादुई कुम्हार के जादुई रिश्तेदार सोना गांव के साथ आसपास के गांव में भी फैल जाते हैं। हर आदमी जादुई रिश्तेदार को पाकर खुश होता है, लेकिन ये खुशी स्थायी नहीं होती, क्योंकि जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात की कमी देखी जाती है। वो सबके साथ रहकर भी साथ नहीं रहते। उनका व्यवहार किसी मशीनी इंसान या रोबोट की तरह होता है। इससे उन सबको जादुई रिश्तेदारों से शिकायत होने लगती है और ये शिकायत गांव के सरपंच तक पहुंचती है। आप सब लोगों की शिकायत मैंने ध्यान से सुनी है। ये समस्या जरूर है, लेकिन इसका दोषी वो जादुई कुम्हार नहीं है। अगर कुम्हार इसका दोषी नहीं है तो फिर कौन है? हाँ सरपंच जी, हमें रिश्तों के नाम पर कुम्हार ने ही ठगा है। जादुई कुम्हार नहीं, असली नाम से नकली रिश्तेदार दिए हैं। उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं ऐसा नहीं मानता। उसने जो कुछ किया है सच बताकर किया है। रिश्ते के नाम पर धोखा खरीदने तुम खुद उसकी दुकान पर गए थे, वो तुम्हारे घर नहीं आया था। अब हम इन मशीनी आदमियों का क्या करें जो जिंदा लाश की तरह हमारे साथ रह रहे हैं? इसके लिए हमें जादुई कुम्हार के पास चलना होगा। मुझे पता था कि एक दिन आप सब यहाँ आएंगे और मुझसे यही प्रश्न करेंगे कि मेरे बनाए हुए जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात नहीं है, उनमें मानवीय भावनाओं की कमी है। अगर तुम्हें पता था तो तुमने हमें ये मूर्तियां क्यों दी? वो इंसानों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती? हाँ जादुई कुम्हार, ऐसा लगता है जैसे उन मूर्तियों को हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। सरपंच जी, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जादुई रिश्तेदार हैं। यही तो कुदरत का कानून है और यही कुदरत का कमाल है कि इंसान से जब इंसान पैदा होता है तो वो एक दूसरे का दर्द समझता है, एक दूसरे के गम को बांटता है, एक दूसरे की तकलीफ में सहयोग करता है। ये इंसानी जज्बात, मानवीय भावना हमारे लिए मालिक का वरदान है। ये वरदान तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और वो मालिक इंसानों को बनाने वाला सच्चा खुदा है। एक औरत बच्चे को जन्म देते समय 100 बार मरती है। उसकी तकलीफ को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये बात तो हम सब जानते हैं जादुई कुमार। तुम मानते क्यों नहीं? मालिक चाहता तो बच्चे की प्रक्रिया को आसान कर देता। औरत की जगह बच्चे कहीं से भी पैदा होने लगते, जैसे पेड़ों से फल की जगह बच्चे निकल आते, जमीन में बोए बीज से बच्चे अंकुरित हो जाते। वो चाहता तो कुछ भी कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से दुनिया में इंसानों की भीड़ तो इकट्ठी हो सकती है, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं डाली जा सकती। इंसानों की ये भीड़ जानवरों की भीड़ से बदतर हो जाती। इसलिए मालिक ने इंसान से इंसानों को पैदा किया। ये सब जानते हुए तुमने इस मिट्टी के रिश्तों को क्यों बेचा? मैं एक जादुई कुम्हार हूं सरपंच जी। लोगों ने जो मांगा मैंने बेच दिया, लेकिन मैं इस बहाने लोगों को यह एहसास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार मर गए हैं उन्हें याद करो, लेकिन जो जिंदा हैं उनकी भी कदर करो, उन्हें अपना मानो, उन्हें दिखावे का नहीं सच्चा प्यार दो। जादुई कुम्हार, आज तुमने हम सबको मिट्टी के नकली रिश्ते बेचकर असली रिश्तों की कदर करना सिखा दिया है। हम सब तुम्हें धन्यवाद देते हैं। ये कहानी सतना गांव की है, जहां बद्री नारायण ने एक समय बिजली के पेड़ की स्थापना की थी। उस वक्त वृक्ष देवता आकर सतना गांव में बिजली का पेड़ और बिजली का वरदान देकर चले गए थे। उस गांव में वरुण और उसके कई सारे साथी भी रहा करते थे। गांव से बिजली की समस्या तो दूर हो गई थी, लेकिन गुड्डू और उसकी पत्नी आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे। सतना गांव में गर्मी का कहर बहुत बढ़ चुका था। गांव के नदी, तालाब सब कुछ सूख चुके थे। इतनी गर्मी है गांव में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। अब क्या करें जी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य देव हमारे गांव के आसपास ही हैं। इतनी गर्मी कैसे झेलेंगे हम? चलो, मुझे अब बहुत सारे काम करने हैं और कल सुबह मटके और मिट्टी की मूर्तियाँ बेचने जाना है।
गुड्डू रात भर जागकर मिट्टी की मूर्ति और मिट्टी के कई सारे सामान बनाता है और अगले दिन उन्हें बेचने बाजार जाता है। सुबह से इस तपती धूप में खड़ा हूँ, ना कोई मटका बिका है और ना कोई मूर्ति। गुड्डू पूरी दोपहर वहीं खड़ा था, लेकिन उसका मिट्टी का एक भी सामान नहीं बिका और वो थक हार कर घर की तरफ जाने लगा। तभी वहाँ पर उसे बद्री नारायण पंडित जी मिले। गुड्डू, कहाँ से आ रहे हो? और ये क्या, बड़े थके थके लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं पंडित जी, मेरी दशा बहुत खराब हो गई है। ना कोई मटका बिका है और ना ही कोई मिट्टी के खिलौने। मैं तुम्हारी दशा बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। आज आकर तुम हमारे घर से खाना ले जाना, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस रात तो गुड्डू बद्री नारायण पंडित जी के यहाँ से खाना लाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खा लेता है। आज तो हमने पंडित जी के यहाँ से खाना खा लिया, लेकिन हम कल क्या करेंगे? आप कल की चिंता मत कीजिए। मैं कल भी अपने मिट्टी के सामान लेकर बाजार जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। गुड्डू दूसरे दिन भी अपना सामान लेकर बाजार की तरफ जाता है। ये मेरा आखिरी दिन है, मैं इन मिट्टी के बर्तनों को यहीं फेंक दूंगा। गुड्डू अपने मिट्टी के बर्तनों को फेंकने के लिए निकल पड़ता है। उतने में ही वहाँ पर एक व्यक्ति एक बड़े से ठेले पर कंबल लपेटकर गुड्डू को दिखाई देता है। इतनी गर्मी में ये आदमी भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? और ये तो हमारे गांव का वरुण है, जो बिजली के तार बेचते हुए पकड़ा गया था। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू! अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। इस ठेले पर एसी रखा हुआ है। लेकिन इसमें चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम इसे खरीद कर लाते। मैं कह रहा हूँ ना, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें इसका अच्छे काम के लिए उपयोग करना चाहिए। वरुण उस एसी को गुड्डू के पास ही छोड़कर चला जाता है, पर गुड्डू उस एसी को देखकर सोचने लगता है। ये एसी कुछ अजीब सा लग रहा है, इसे अपने गांव लेकर जाता हूँ। वहाँ लेकर जाने से कम गांव वाले देखेंगे तो सही कि एसी किस चिड़िया का नाम है। वरुण उस खराब एसी को अपने गांव ले जाता है और उसी बिजली के पेड़ के पास रख देता है। एसी रखते ही सारे गांव वाले वहीं इकट्ठा हो जाते हैं और गुड्डू से पूछने लगते हैं। अरे गुड्डू बेटा, ये क्या लेकर आ रहे हो? बड़ी अनोखी चीज लेकर आए हो गांव में। ये करता क्या है? ये एक एसी है, इसे घर में लगाने से ठंडक आती है। अगर ऐसा है तो इसे इस पेड़ पर लगा दो, गांव में भी ठंडक आ जाएगी। फिलहाल तो ये खराब है, इसे घर जाकर बनाने की कोशिश करता हूँ। गुड्डू उस खराब एसी को अपने घर ले गया और उसे बनाने की कोशिश करने लगा। देर रात हो चुकी थी। अचानक वो एसी रोशनी से चमक उठा और उसमें से तेज रोशनी आ गई। उस चमकती हुई एसी को लेकर वो उसी बिजली के पेड़ के पास जाता है। अरे देखो, ये एसी चमक रही है, इसे कुछ हो गया है। आ जाओ, आ जाओ, सब कोई आ जाओ। सारे गांव वाले उसी बिजली के पेड़ के पास जमा हुए और देखा कि वहाँ गुड्डू उस चमकते हुए एसी को लेकर खड़ा है। गुड्डू उन्हें सारी बातें बताता है। तब बद्री नारायण पंडित जी ये बात सुनकर कहते हैं, ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये जरूर प्रकृति देवता हमसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर वही अंधविश्वास की बातें। वरुण के इतना कहते ही बिजली का पेड़ चमकने लगता है और वृक्ष देवता प्रकट होकर कहते हैं, इस चमत्कारी एसी से पूरे गांव में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इस मिट्टी के एसी को इस बिजली के पेड़ में जोड़ दो, ये काम एक अच्छा कारीगर ही कर सकता है। हमारे गांव में मिट्टी का सबसे अच्छा कारीगर सिर्फ गुड्डू ही है। इस पेड़ की मिट्टी से जाकर तुम एसी बना दो, जिससे इस गांव की सारी समस्या चली जाएगी। इतना कहकर वृक्ष देवता वहाँ से अदृश्य हो गए। गुड्डू जाकर अपनी मिट्टी के हुनर से हूबहू वैसा ही एसी बना देता है और खराब मशीन को अपने मिट्टी के एसी में लगा देता है और खुद की एक बड़ी सी मिट्टी की एसी बनाकर तैयार कर देता है। मिट्टी की एसी तैयार है,
भगवान के कहने मुताबिक बिजली के पेड़ में लगा दिया है। क्या पता कुछ अनोखा हो जाए। गुड्डू मिट्टी का एसी उस बिजली के पेड़ में लगा देता है। अब देखना, मेरे प्रभु की कृपा देखना, इस मिट्टी के एसी से हमारे गांव में सारी समस्या ठीक हो जाएगी। मिट्टी के एसी के पेड़ में लगते ही गांव में ठंडी लहर दौड़ पड़ती है, मानो गांव में बर्फ की बारिश हो रही हो। पूरे गांव में सूरज की गर्मी का कोई भी असर नहीं होता। मुझे तो ठंड लग रही है। मेरे दांत कटकटा रहे हैं। मिट्टी की एसी इतनी ठंडी हवा देती है कि गांव के सूखे हुए तालाब में बर्फ जम जाता है। गांव के जो भी कुएं सूख चुके थे उनमें भी बर्फ जमने लगती है। ये देखो, हमारे गांव का कुआं भी भर गया। अगर ऐसा रहा तो हमें बाहर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हुई ना बात। प्रभु की कृपा अपरंपार है, बस किसी की इसको नजर न लगे। गांव वाले सुखी सुखी रहने लगे थे। मिट्टी की एसी की वजह से सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन ये बात जंगल में रहने वाले डाकुओं को हजम नहीं हुई। उन्होंने षड्यंत्र रची। कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ सतना गांव में ही बर्फबारी हो रही है, सब खुश हैं और हम हैं कि यहाँ गर्मी में मरे जा रहे हैं। सही कहा तुमने। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जादुई मिट्टी की एसी उन्होंने गांव में लगाई हुई है। क्यों ना उसे चलकर चुराया जाए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? दोनों डाकू मौका मिलते ही गांव में चले आते हैं और मिट्टी के एसी को चुराने की कोशिश करने लगते हैं। मिट्टी के एसी के जादू की वजह से वो दोनों बर्फ के बन जाते हैं। ठंड ठंड ठंड, आज से मैं डकैती छोड़ दूंगा। और मैं आपके साथ रहना छोड़ दूंगा, हमें आजाद करो। सारे गांव वाले उनकी चीखें सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें बर्फ का बना देखकर हंसने लगते हैं। अच्छा मजा आया। और इसी तरह मिट्टी की एसी की मदद से सब लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके पिता भी मटके बनाया करते थे और वो भी, और अब उसके साथ उसका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो बाबा, मेरा मटका कितने अलग आकार का है। हाँ, अच्छा है, पर बेटा इसकी गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना होगा। अब वो तो है, ऐसे मटके ज्यादा ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन अब तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। बाबा, तो क्या सिर्फ वही मटके बिकते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही बिकते हैं, इसलिए हम हमेशा वैसे ही मटके बनाते हैं। पर मुझे याद है, जब आखिरी बार मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बहुत महंगे दाम पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी हमें अच्छे ही दाम मिलेंगे, देख लेना बाबा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? तेरे बाबा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी है। नहीं माँ, मुझे शहर वहर नहीं जाना। और तो और मुझे मिट्टी से चीज बनाना बहुत पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे समझाना। तू मेरी बात मान या ना मान, वो तेरी मर्जी। अच्छा, ये सब छोड़ो रुक्मणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से। उसका क्या हुआ? भैया तो राजी है हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की? बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस रविवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपने शादी की बात सुनकर योगेश भी बहुत खुश था। रविवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर सुरेश ने आभा को अंगूठी पहनाई
और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी रोज योगेश को शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाते रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यही खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं आ रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही महीनों में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी। आभा के घर आते ही, बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई काम करे, पर वो है कि वो यही रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूँगी माँ जी। फिर एक दिन योगेश अकेला मटके बना रहा था। आभा उसके पास आ गई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाओगे? क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे? नहीं आभा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने तुम्हें बोला होगा, पर मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा। योगेश की बातें सुनकर आभा स्तब्ध रह गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हो गया? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यही रहना चाहिए। अब तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है। वो मन मारकर शहर नहीं जाना चाहते, और यही सही भी है। 2 महीने गरीबी में रहेगी ना, तब समझेगी कि मैं क्यों शहर भेजने के पीछे लगी थी। माँ जी, आप बस चाहती है कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने पति के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, पर बाबा बोलते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा नहीं बिकते। बिकते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे। शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेलों में क्यों नहीं बेचते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को प्रोत्साहित कर दिया था। योगेश ने अलग अलग आकार के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर बिकेंगे। उम्मीद तो यही है। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग आकार के मटकों को मेले में काफी डिमांड थी। भैया, मुझे वो लंबी गार्डन वाला मटका चाहिए। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही दिन में योगेश के सारे मटके बिक गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने बाबा के हाथ में रख दिए। ये देखो बाबा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में बेचने का आइडिया आपकी बहू का था। जुग जुग जियो बहू, और हमेशा अपने पति का साथ देना, वरना कुछ औरतें होती हैं जो पति को सिर्फ शहर भेजना चाहती हैं। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बहुत खुश थे। उस रात योगेश को एक नया आइडिया आया। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बिना बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की? ये आइडिया तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहा है? बाबा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जी, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बिना बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग
जमीन में गाड़ के सब्जियां फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, पर कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी की फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को मेले में ले गए। अरे भैया, वो क्या है? अलमारी जैसा। वो मिट्टी की फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे लंबे समय तक, वो भी बिना बिजली के। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। उस औरत ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक पत्रकार ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज बिक गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो भाग्यवान, आज तुम्हारे बेटी की कितनी कमाई हुई है। बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी का फ्रिज का आइडिया कमाल का है। लोगों ने हमें एडवांस दिया है मिट्टी की फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो तेरी वजह से है। तेरे प्रोत्साहन की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता, तो अब तक हमारे हालात बदल चुके होते। मम्मी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब सही होगा। सही नहीं, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर लाइन लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस परिवार के पास हर सुख सुविधा थी। और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की आइडिया की वजह से हुआ।